तो हेलो बच्चा लोग, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी वैष्णवी दीदी। तो आज हम फिर एक और नए चैप्टर का सेशन ले आए हैं। आज हम यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो कि एक फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 से। अभी हमने आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज का कंप्लीट करवा दिया है, और साथ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का पूरा कंप्लीट करवाया है इन द फॉर्म ऑफ वन शॉट, जिसमें मैंने जितनी भी एनसीईआरटी की लाइन है वो सारी एनसीईआरटी की लाइन कवर की है। और अब फिजिकल केमिस्ट्री का भी एक लास्ट चैप्टर हमारा बचा है, जो कि केमिकल काइनेटिक्स है। अब इस केमिकल काइनेटिक्स के खत्म होने के बाद ही मैं मतलब अगले ही दिन से, अगले ही क्लास से मैं आपको एक चीज शेयर करूंगी जो कि बहुत यूनिक है और आपके बहुत काम की चीज है। मैं क्या करूंगी कि जो भी आपके बैक एक्सरसाइज वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन लाने वाली हूँ। जैसे कि मैं मतलब 3 सेशन ले लूंगी कि पूरी, जिसमें पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी आपके एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो होंगे, और ऐसे करके ही आपके ऑर्गेनिक के, और ऐसे करके ही फिजिकल के होंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपका फिजिकल का अपलोड करूंगी, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो मेनली फिजिकल के इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है उसको आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, बोर्ड एग्जाम में करके जरूर जाना, क्योंकि उससे कम से कम आपका मैं कहती हूँ 30 से 40% पेपर तो आपका एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से ही आता है। तो उसको छोड़ना ठीक नहीं है, तो वो कर लेंगे हम। तो इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इसके बाद भी अगर कुछ टाइम बचता है और आपको लगता है कि और किसी चीज की जरूरत है और किसी चीज की रिवीजन की जरूरत है आपके एग्जाम से पहले, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि आपको और क्या चीज चाहिए, मतलब किस चीज पे और कंटेंट चाहिए, या किसी चैप्टर का आपको डिटेल लेक्चर देखना हो तो मैं वो भी बना दूंगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिजिक्स का पेपर जिन बच्चों का अच्छा गया तो वेल एंड गुड, और जिनका नहीं अच्छा गया तो ये नहीं सोचना है कि बहुत बुरा गया, बहुत बुरा गया है। अगर आप ये सोचोगे तो आपका केमिस्ट्री का जो पेपर अगर अच्छा जाने वाला होगा तो वो भी गंदा चला जाएगा। इसलिए ये नहीं सोचना, बस ये सोचना है कि अब जो आगे बचा हुआ पेपर उसको कैसे डील करना है, उसके साथ हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अगेन केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं 2 लाइन गाऊंगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा नीला पटका, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, हाँ 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 हाँ, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, मेरे बाके बिहारी लाल। हाँ हाँ। बच्चों, इसी बाके बिहारी कृष्ण जी की जय करके अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने अगेन वही ग्रीन और येलो से सब चीज को मार्क करा हुआ है। और केमिकल काइनेटिक्स तो फिजिकल केमिस्ट्री का बच्चे ऐसे समझते हैं कि वन ऑफ द इजी चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन भी इससे आते हैं। ऐसा नहीं है कि इजी चैप्टर है तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन तो 110% आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसे कि पहली लाइन ही कहता है, अब केमिकल काइनेटिक्स के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता देती हूँ। देखो, हमने क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, तो थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिल्कुल सेम सेम है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये चीज जो है वो डिफरेंट है। थर्मोडायनेमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि हमारी रिएक्शन, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि हमारा रिएक्टेंट से क्या बन रहा होगा, प्रोडक्ट बन रहा होगा। लेकिन कितने टाइम में बनेगा, मतलब 2 मिनट में बनेगा, 2 दिन में बनेगा, 1 महीने में बनेगा, या पूरे 1 साल में बनेगा, ये चीज तो हम थर्मोडायनेमिक्स में कभी आज तक पढ़े ही नहीं है। तो ये चीज, मतलब अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो कितने टाइम लाइन में बनेगा, वो चीज हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। और जो मेनली थर्मोडायनेमिक्स में था वो ये था कि हमारा रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब रिएक्टेंट से मेन उनका फॉर्मेशन होता है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इज योर थर्मोडायनेमिक्स, और कितने टाइम में ये बन रहा है दैट इज योर केमिकल काइनेटिक्स। तो ये मेन बेसिक डिफरेंस है। आप ये इसको अपने इंग्लिश की लैंग्वेज में एग्जाम में लिख के आ सकते हो, अगर थोड़ा सा पूछ ले कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। तो अब यहाँ पे लिखा है द फिजिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच कैन बी प्रेडिक्टेड बाय थर्मोडायनेमिक्स एज यू हैव नो दैट द रिएक्शन विद डेल्टा जी, जिसमें हमें कितना दे रखा होगा, नेगेटिव दे रखा होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज फेजिबल। जैसे कि हम पिछले ही उस लेक्चर में पढ़ के आए थे, डेल्टा जी होता है, कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो क्या हो जाता है, NFE0 सेल, ये चीज हो जाती है। अब डेल्टा जी जो होता है वो वैसे भी इन्होंने नेगेटिव दे रखा है, तो इस और नेगेटिव में फेजिबल बोला है। हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो वो रिएक्शन कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। और स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में मैंने कल आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया था।
स्पॉन्टेनियस का मतलब कि जो कि रिएक्शन मतलब दिल से चाहती है कि हाँ ये रिएक्शन एकदम जल्दी से हो जाए और मेरे को कोई बाहर से फोर्स ना लगाना पड़े, और जबकि आपका जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो ये चाहती है कि रिएक्शन में हमें थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना पड़े, जब भी वो रिएक्शन जो होगी वो आगे की तरफ बढ़ पाएगी। तो ये वही कहता है कि अगर हमारा केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट बना रहा है तो वो हमेशा किस पे बेस्ड होगा, डेल्टा जी के नेगेटिव वाले वैल्यू पे, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पे। जब इन्होंने फिजिबिलिटी जैसा टर्म यहाँ पे यूज करा है। फिर ये कहता है एक्सटेंड टू विच द रिएक्शन विल प्रोसीड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये यही कहते हैं कि अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो उसके थोड़े से केमिकल के नेचर पे भी तो डिपेंड करेगा, कितनी तेज रिएक्शन हो रही है, कितनी धीरे रिएक्शन हो रही है। स्पीड ऑफ रिएक्शन दैट इज टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू रीच द इक्विलिब्रियम, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमसे यही कहता है कि कितना टाइम लगेगा रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में। अब ये वाली लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और उसमें मेनली उन्होंने क्वेश्चन ही पूछा है, यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म कॉल्ड द केमिकल काइनेटिक्स, यानी जो आ गई ना रेट वाली बात, मैंने क्या बोला था, टाइम और रेट में तो वैसे भी कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों एक ही चीज है। अब इन्होंने बोला कि मतलब रिएक्शन हो तो रही है, उसमें कितना टाइम लगेगा, वो चीज हम कहाँ पे पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। और जो वर्ड काइनेटिक्स है वो कहीं ना कहीं वर्ड डिराइव हुआ है काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब ही क्या पढ़ते हैं, मूवमेंट पढ़ते हैं। आपने फिजिकल एजुकेशन की बुक में भी पढ़ा होगा काइनेसिस जैसा टर्म, जब हम वो रनिंग वाला केस पढ़ते तब पढ़ा होगा ना, तो वही वाला काइनेसिस इन्होंने एज अ मूवमेंट की तरह यहाँ पे यूज कर रहा है। फिर ये वही वाली बात कहते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन कितने टाइम में बन रहा है, 2 दिन में बन रहा है, 4 दिन में बन रहा है, ये काम उसका नहीं है, वो काम किसका है, आपके केमिकल काइनेटिक्स का। ये चीज यही बोल रहे हैं। इसके आगे मूव ऑन करेंगे। फिर ये यही कहते हैं कि स्पीड और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट ऑल्सो डिस्क्राइब द कंडीशन बाय विच द रिएक्टेंट रेट्स कैन बी अल्टर्ड, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कैटलिस्ट। और जो आपका केमिकल काइनेटिक्स है वो सिर्फ रेट के बारे में नहीं बल्कि इसके अलावा आपके कंसंट्रेशन के बारे में बताएगा, टेम्परेचर के बारे में बताएगा, प्रेशर और कैटलिस्ट के बारे में बताएगा। ये आप एड ऑन कर सकते हो। अब वही वाली बात है कि अब कोई सी रिएक्शन है वो जल्दी से खत्म हो रही है और कोई सी रिएक्शन जो है उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई सी रिएक्शन है उसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इसमें वही चीज इन्होंने लिखा हुआ है कि जो हमारा फास्ट रिएक्शन होगा वो कौन होगा। तो फास्ट रिएक्शन का अगर एग्जांपल कोई पूछे तो यही वाला लिख देना, जिसमें हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, सिल्वर नाइट्रेट ले रखा है, उसमें NaCl डालेंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, AgCl प्लस में NaNO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये वाला जो रिएक्शन होगा वो फास्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा NaCl का जो Na पॉजिटिव है वो एक क्या है, स्ट्रॉन्ग कैटायन है, और जो स्ट्रॉन्ग कैटायन होता है वो तो फिर तेजी से पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्फिगरेशन इसमें भी लगा करके इसका एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। फिर अगला जो एग्जांपल है वो मॉडरेट रिएक्शन का। मॉडरेट रिएक्शन का मतलब कि मतलब ना तो ज्यादा तेज है और ना ही ज्यादा धीरे है। इसमें मैंने केन शुगर ले रखा है। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि केन शुगर को अगर मैं ब्रेक डाउन कर दूं तो 2C6H12O6 होते हैं, जिसमें एक स्ट्रक्चर का नाम क्या है और दूसरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है। फिर अगला हो जाएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ द स्टार्च। हाइड्रोलिसिस ऑफ द स्टार्च में हमने हाइड्रोलिसिस मतलब जो स्टार्च का मॉलिक्यूल था उसके अंदर वाटर डाला है और इससे भी आपका किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। और एक और बार यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी कि ये दोनों रिएक्शन हमने कहाँ पे पहले ही पढ़ चुके हैं, हम इसे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ चुके हैं। फिर इन्होंने बोला है कि स्लो, अभी इन्होंने लिखा है ऑन द अदर हैंड सम रिएक्शंस आर वेरी स्लो। कुछ रिएक्शन जो होती है वो बहुत ज्यादा धीरे होती है, जिसमें से हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, देखो हम फास्ट वाली रिएक्शन ये होगी, मॉडरेट रिएक्शन ये दोनों होगी, और स्लो वाली रिएक्शन के लिए खुद ही बोल रहे हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन है। तो अगर आप इसका ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो आप रस्टिंग ऑफ आयरन का जो कोरोजन के टॉपिक में हमने कल रिएक्शन पढ़ा था और मैंने आपको एकदम अच्छे से समझाया था, वो वाला रिएक्शन भी अगर आप लिख के आओगे तो वो भी बात जो होगी वो आपकी सही होगी। फिर आगे बढ़ेंगे। रिएक्शन और द रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में कितना हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, उसी को हम रेट कह देंगे। तो यही रेट लिखा हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन हो जाएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन अगर मान लो थोड़ा बड़े टाइम के लिए चेंज है तो हम यहाँ पे डेल्टा लगाएंगे, लेकिन अगर छोटे टाइम मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है टाइम के चेंज में या फिर कंसंट्रेशन के चेंज में, हम तो नॉर्मली ये वाला लगाएंगे। और अगर मान लो एकदम स्मॉल सा डिफरेंस है, मतलब एकदम छोटे से भी छोटा डिफरेंस है, तो फिर हम क्या लगाएंगे, डिफरेंशिएशन लगाएंगे। डिफरेंशिएशन लगाएंगे तब भी हमारा आंसर वही आएगा। बस ये थोड़े से फॉर्मूले लिखने के तरीके। फिर ये कहते थे रेट डिक्रीजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी रेट जो होता है वो कम हो जाता है इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, द रेट इंक्रीजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब ये दोनों पॉइंट जो है वो आपस में कनेक्टेड है। ये कहता है कि अगर मान लो कि मैंने एक रिएक्टेंट लिया और दूसरा क्या लिया, प्रोडक्ट लिया। अब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन मेरी रिएक्टेंट की क्वांटिटी जो पहले जितनी थी उससे भी क्या हो गई, घट गई। तो ये वही चीज कह रहा है इन दोनों पॉइंट के थ्रू। अब इन्होंने ये थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है, वो इतना जरूरी नहीं है। अब बच्चों को जो हमेशा कंफ्यूजन होती है वो एवरेज रेट में, रेट ऑफ डिसअपियरेंस में और साथ में इंस्टेंटेनियस रेट में भी होती है कंफ्यूजन। तो ये तीनों
ही चीजें मैंने आगे एक्सप्लेन की है, क्योंकि एग्जाम में ये तीनों ही क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे जो होते हैं वो उसमें स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जैसी चीजें जो होती है वो गलत करके आ जाते हैं और उनका आंसर क्या आ जाता है, फिर गलत आ जाता है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस को हम कंजप्शन के थ्रू भी लिख सकते हैं अभी, और अपीयरेंस वाले को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेशन के थ्रू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अभी मैं डिसअपियरेंस और अपीयरेंस का बता देती हूँ आपको कि डिसअपियरेंस और अपीयरेंस के केस में कभी भी हम, चाहे मेरे को स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना भी दे रखा हो, लेकिन इसके बेस में कभी भी मैं क्या ऐड नहीं कर रही हूँ, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं ऐड कर रही हूँ। फिर इन्होंने बोला है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभी थोड़ा सा यूनिट है, अभी मैं आपको उन तीनों में डिफरेंस बताऊंगी, मैंने आगे ये चीज नोट की हुई है। फिर इन्होंने बोला है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, ये ध्यान रखना ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है। अब ये मोल, लीटर और सेकंड इनवर्स, तो ये थोड़ा सा मोलैरिटी के टर्म में, कंसंट्रेशन के टर्म्स में, लेकिन अगर मैं प्रेशर के टर्म्स में निकालू तो एटीएम सेकंड इनवर्स होगी। ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, लेकिन अगर मैं रेट की यूनिट पूछूं तो आपकी यूनिट जो होगी बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो ये भी कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन वो दे देगा और हमें क्या लगेगा कि वो तो रेट है, तो फिर हम वो वही फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर वाले रेट निकालने लगते हैं, जो कि एकदम से गलत है। उसका जो कांस्टेंट की जो भी वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन के केस में आप यही चीज लिख के आओ अपने एग्जाम के अंदर। फिर ये लिखते हैं, अगर हम एक एक करके जो भी हमारे बीच में क्वेश्चन आते हैं वो भी जल्दी जल्दी से करते जाते हैं। फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ दिस ब्यूटाइल क्लोराइड एट गिवन टाइम्स कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। अब ये थोड़ा सा एवरेज रेट बता रहे हैं और इनके लिए इन्होंने टेबल भी दिया है। वी कैन डिटरमाइन द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ओवर डिफरेंट इंटरवल टाइम एंड दस डिटरमाइनिंग द एवरेज रेट बाय डिवाइडिंग डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। यानी डेल्टा आर को हम यहाँ पे किसमें डिवाइड करेंगे, डेल्टा टी के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप देखो यहाँ पे इन्होंने ये टेबल बना दी 0.00 0.095, तो नीचे भी इस साइड को हमारा जो होगा यही वाला बिल्कुल सेम टेबल बन रहा होगा, और साथ में ये जो 0.905 है और 0.802 है और 741 है, ये वाली भी टेबल जो होगी वो बिल्कुल इसी के साइड में बन रही होगी। अब देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज, इस वाले में मैंने क्या कर दिया कि ये जो दूसरा वाला पॉइंट था उसको मैंने एक एक स्टेप क्या कर दिया, आगे कर दिया। आगे इसलिए करा क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए। अब डिफरेंस चाहिए तो डिफरेंस के लिए फिर मैंने क्या करा, मतलब अगर मान लो मैं नॉर्मली भी जो कंसंट्रेशन लिखती थी वो क्या लिखूंगी, C2 माइनस में C1, तो C2 तो ये वाला हो गया ना और C1 ये हो गया, तो इन दोनों का हमने क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया, और अपॉन में टाइम जितना लग रहा है उस चीज को हमने डिवाइड करा और हमारा ये आंसर आ गया, जैसे कि इन्होंने लिखा भी हुआ है। ये ध्यान रखना कि सेकंड लाइन में इनको थोड़ा सा आसानी हो जाए, इसलिए इन्होंने क्या ले रखा है कि जो हमारा जो मतलब एक एक स्टेप वाला जो पॉइंट दे रखा है था वही वाला पॉइंट इन लोगों ने ले रखा है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। आप देखो इंस्टेंटेनियस रेट में और एवरेज रेट में क्या डिफरेंस होता है। इंस्टेंटेनियस मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो रेट जो होता है वो कहीं ना कहीं इंस्टेंटेनियस वाले रिएक्शन का वो किसके इक्वल हो जाता है, एवरेज रेट के इक्वल हो जाता है। और हमेशा ध्यान रखना कि इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट एक केस में इक्वल हो जाता है, जब हमारा टाइम जो होता है वो टेंड्स टू 0 हो जाए, उस केस में हमारा रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस या फिर एवरेज रेट के इक्वल हो जाएगा। ये केस आपसे क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, चाहे वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इवन पूछ सकते हैं। फिर अगला हो जाएगा कि एवरेज रेट होता क्या है। वैसे इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट दोनों अलग होता है। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे एकदम छोटा सा टाइम पीरियड, एवरेज रेट थोड़ा सा ज्यादा टाइम पीरियड जो होता है उसे हम एवरेज रेट कह देते हैं। और एवरेज रेट क्या लिखा है यहाँ पे, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम पीरियड इन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि एवरेज रेट जब मैं निकाल रही हूँ तो उसके अंदर मैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जरूर से लिखूंगी। और अभी मैंने आपको अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के केस में बताया था, क्या उसमें स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखेंगे या फिर नहीं, कमेंट में बताओ। फिर अगला इन्होंने लिखा है N2 प्लस में थ्राइस ऑफ H2 गिव्स यू ट्वाइस ऑफ अमोनिया हो जाएगा। तो अब ये मान लो कि मैंने यहाँ पे पूरी रिएक्शन लिख दिया, अब इसमें मैं अपीयरेंस डिसअपीयरेंस भी आपको निकाल के दिखाऊंगी। तो मैंने क्या करा कि जो भी हमारा रेट था उसको जस्ट मैंने प्रोडक्ट के इक्वल कराया। और हमेशा ध्यान रखना कि रेट का जो कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब आप पूछोगे कि नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है रिएक्टेंट का, तभी तो हमारे किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे हम साइन लगाते हैं नेगेटिव का साइन लगाते हैं कि रिएक्टेंट तो हमारा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट क्या आ गया, हमेशा पॉजिटिव का साइन लगाते हैं कि प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है। तो नॉर्मली हम dN2/dt ले लेंगे और जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको नीचे लिख देंगे। अब बच्चे जो होते हैं वो इस क्वेश्चन में हमेशा गलती करते हैं। अब ऐसे आपको नहीं लिखना है, आप इस चीज को मतलब अगर मैं हाइड्रोजन को लिखूं तो आप इसको बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हो कि हाइड्रोजन लिखा फिर बाद में 3dt लिख दिया। इस तरीके से करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, एकदम सही से आएगा। तो ये तो मैंने रेट निकाला हुआ है, वो भी एवरेज रेट निकाला है। अब देखो एवरेज जो हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, जो रेट ऑफ अपीयरेंस है, वो भी हमारा कहीं ना कहीं एवरेज रेट के इक्वल है। लेकिन अगर हम एवरेज रेट में से स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हटा दे तब जाकर के ये दोनों चीजें क्या होगी, इक्वल होगी। और ये दोनों चीजें भी आपस में इक्वल हो सकती है जब मेरा सबका कोफिशिएंट स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में कंफ्यूजन होती है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि एवरेज रेट क्या था। अब इन्होंने यही चीज जो है वो कम से कम कितने पेजेस में, 2 पेजेस में तो एटलीस्ट कवर कर रखा है। फिर
अगेन वही एवरेज रेट वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया था, अभी एवरेज रेट का दूसरा क्वेश्चन है, एक बार आप खुद प्रैक्टिस करना, कंसेप्ट वही वाला लगेगा जो कि मैं अभी तक आपको समझा के आ रही हूँ। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर द रिएक्शन R2P द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 to 0.02 million in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction using unit of time both in minutes and second. देखो अगर क्वेश्चन समझना है तो अगेन उस क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ने के बाद जो भी डिटेल दे रखे ना उसको पहले लिख लो, तो उससे क्या होगा कि आपके आंसर भी गलत नहीं आएगा और आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा कि पूछ क्या रहा है। तो ये हमसे यही कहता है कि हमारे रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, कितने टाइम में बनता है वो चीज भी मेंशन कर रखा है। फिर ये क्या कहता है कि एवरेज रेट अब निकाल लो। तो ये तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि जो हमारा सेकंड वाला मतलब जो C2 है या फिर रेट है जो भी, तो वो R2 माइनस में R1 कर देंगे और इस तरीके से हमारे पूरा मतलब माइनस करके और नीचे टाइम का भी जो भी डिफरेंस लेकर के जब हमें कोई सा टाइम ना दिया हो तो वो एज एन इनिशियल टाइम हम क्या लेके चलते हैं, 0 लेके चलेंगे। वही चीज हमने ले रखा है, इसको सॉल्व करा, हमारा आंसर आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, तो इजी क्वेश्चन था। इन द रिएक्शन ट्वाइस ऑफ ए प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस टाइम मिनट्स, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। दिस इंटरवल का मतलब क्या होगा कि पूरे इंटरवल में, यानी पूरे इंटरवल इन द सेंस कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपके हम एवरेज वाले टाइम की बात कर रहे हैं। और एवरेज वाले टाइम की वजह से हम यहाँ पे क्या ले रहे होंगे, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी ले रहे होंगे और डिफरेंस तो वो बिल्कुल इसके ऊपर वाला जैसा क्वेश्चन था वैसे ही बिल्कुल सेम है। बस ये ध्यान रखना कि पूरे इंटरवल की बात किया, और इंटरवल एक छोटा सा नहीं होता है, इंटरवल पूरे टाइम पे पीरियड में होता है। और जहाँ पे ज्यादा की बात होती है वहाँ पे तो एवरेज लगता ही, और जहाँ पे कम की बात होती है वहाँ पे इंस्टेंटेनियस लगेगा। डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन द कंसंट्रेशन, की रेट ऑफ कंसंट्रेशन पे हम किस तरीके से डिपेंड करेंगे। तो कंसंट्रेशन पे किस तरीके से डिपेंड था, वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ, इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेट इक्वेशन एंड रेट एक्सप्रेशन। फिर उन्होंने बोला है रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, यानी रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट जो होता है वो मतलब किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। अब ये यही कहते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। कन्वर्सली रेट्स जनरली इंक्रीज विद द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, सो द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। ये वही कह रहा है कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन अगर बढ़ा रही हो तो वो भी बढ़ेगा, अगर घटा रही हो तो वो भी घटेगा। तो एकदम मतलब ये दोनों जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे मूव ऑन करेंगे, ये पॉइंट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे भी जो रेट वाला चैप्टर है जो केमिकल काइनेटिक्स है उसमें तो एकदम गिने चुने पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और बच्चे तो ये चैप्टर एकदम लास्ट में करते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं सिर्फ उसी को पढ़ के जाते हैं, उसी से क्वेश्चन आता है। तो ये कहता है फिर अगला, द इक्वेशन विच रिलेट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। thus the rate law is the expression in which the reaction rate is given in terms of molar concentration of the reactant with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in balanced chemical equation। अब वो वही वाली पिछले वाले जो टर्म था उसी को रिपीट करा है, बस इसमें एक टर्म इसने ऐड कर दिया स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अगर आप सबको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं पता है तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है वो मेनली क्या होता है कि जो आपका रिएक्टेंट है उसके आगे कितना आपका मतलब वैल्यू ले रखे हैं, कितना न्यूमेरिकल वैल्यू ले रखा है, वही चीज होगी वो आपकी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगी। यही केस आपका रिएक्टेंट के साथ सेम होगा और यही जो होगा वो आपके प्रोडक्ट के साथ सेम होगा। और यहाँ पे इनिशियली थोड़ा सा टेबल इन्होंने बना रखा है और उसी के बेसिस पे एक्सपेरिमेंट करा है। और अगर आपको एक्सपेरिमेंट समझ ना आए तो कोई वो बात नहीं है, वैसे तो समझ आ जाएगा, इसी के थ्रू मैंने ऊपर भी आपको समझाया था। फिर ये कहते हैं कि रेट लॉ ऑफ एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय मेयरली लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन दैट इज थ्योरेटिकल बट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये यही कहते हैं कि रेट लॉ जो होता है किसी भी रिएक्शन का हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख करके, पहले हम थ्योरी वाइज उसको डिटरमाइन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी तो जानेंगे। ऐसे हम बिना मतलब ऐसे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को बैलेंस करा और कह दिया कि हाँ ये रिएक्शन तो हो जाएगी, तो कहना गलत होगा। फिर अगला हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मेनली जो होता है वो बोर्ड जो होता है वो डिफाइन पूछ लेता है आपको, तो डिफाइन तो एकदम टिप्स पे होनी चाहिए और याद भी क्या करना है इसमें, तो नॉर्मली यही लिखा हुआ है सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम इसे को कह देते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा पावर कंसंट्रेशन का दे रखा है उन दोनों का सम कर दो, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। अब ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में वो आपसे पूछ सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि फ्रैक्शन भी हो सकता है, मैं तो ये कहती हूँ कि पॉइंट में भी हो सकता है। अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कि हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो तो कभी भी रेट पे डिपेंड ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी पावर जो होती है, रेज टू द पावर जो होती है वो जीरो होती है। अगर पावर जीरो होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। अभी हम इसका टेबल के थ्रू भी आगे समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिर आगे मूव ऑन करेंगे, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप, उसी को एलिमेंट्री रिएक्शन कह देते हैं। और बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शन को जोड़ जोड़ के हमारे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से जो बोर्ड में होते हैं वो क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आएगा, वो भी थ्योरी बेस्ड आएगा। हम स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कह देते हैं। ये वाली बात हम कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारा चैप्टर 1 था किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहीं से वाली बात पढ़ते आ रहे हैं। नहीं में भी कॉन्सिक्यूटिव, अब इन्होंने थोड़ा सा रिएक्शन बताया कि ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन का किस तरीके से रिएक्शन हुआ और फिर किस तरीके से रेट का
मतलब रेट निकाल रहे हैं। अब देखो जो हमारा यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट है, यानी जो हम के लिखेंगे, अब ये जो रेट मतलब रेट कांस्टेंट हमने यहाँ पे ले रखा है, यहाँ पे भी ले रखा है, तो अब उस के की जो यूनिट होगी उसको कैसे निकालते हैं, ये तो इन्होंने निकाल करके निकाला हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला लिखा है। ये एम जो है वो मोलैरिटी है, और आपने पढ़ा हुआ है सॉल्यूशन में कि मोलैरिटी जो होता है क्या हो जाता है, मोल बाय वॉल्यूम हो जाता है, तो मोल बाय वॉल्यूम भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो चाहे आप इस वाले में लिख के आओ, इस वाले में लिख के आओ, वो भी बात बिल्कुल सेम होगी। 1 माइनस एन हो जाएगा, इस माइनस में 1, और एन जो होगा वो यहाँ पे मतलब दोनों ही जगह पे वो एन जो होगा वो क्या शो कर रहा होगा, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो कर रहा होगा, कि जितना भी ऑर्डर है वही चीज इसमें पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ये एक एक करके पुट करके देखना, अपने आप याद हो जाएगा। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता है तो आप आसानी से याद कर सकते हो। मैं तो ऐसे, अगर मान लो मेरे टाइम में नहीं याद होता था, मैं तो सिंपली मैंने इसे ऐसे याद करा था कि मोल 1 माइनस में 1, यानी 1 को पहले ले लो, जो पहला चीज है उसके साथ पहले 1 लिखो, 1 माइनस में एन लिख लिया। अब फिर लीटर वाले में फिर मैं क्या कर दूंगी, एन माइनस में 1, यहाँ से एन से खत्म हुआ तो एन से ही स्टार्ट होगा, एन माइनस में 1 कर दूंगी और सेकंड का इनवर्स हो जाएगा। और ये 3 रिएक्शन के तो आपको रेट जो होंगे वो याद होने चाहिए, और अगर नहीं भी याद होते तो आप फर्स्ट ऑर्डर को तो कम से कम याद करके रखो। आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम विच ऑफ द, अब ये वही ऑर्डर पे क्वेश्चन है, आप ऊपर वाले फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर अगला हो जाएगा मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है, और मॉलिक्युलैरिटी जो है वो आपके ऑर्डर से किस तरीके से डिफरेंट है वो चीज है। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, चाहे वो एटम हो, जाए आयन हो, या फिर मॉलिक्यूल हो, जो कि एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो क्या होता है, आपस में टकराते हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ केमिकल रिएक्शन, इज कॉल्ड द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। अब ये कहते हैं कि हमारे रिएक्टिंग स्पीशीज एटम हो चाहे वो छोटा सा आयन है, ये दोनों जो होंगे वो आपस में टकराएंगे, और आपस में टकरा करके ही तो वो फिर आगे की रिएक्शन बनाएंगे, आगे का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये वही कहते हैं, यही हमारा मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। अब आपको मेन क्वेश्चन होगा कि मॉलिक्युलैरिटी क्या हमेशा 2 ही चीजों के बीच में होती है, क्या 3 चीजों के बीच में नहीं हो सकती है? तो ये वही वाली बात लिखते हैं कि 2 चीज में तो ये होना एकदम ऑब्वियस है, लेकिन अगर 3 चीज में हो रहा है तो वो केस जो होगा वो बहुत ज्यादा रेयर होगा, और वो वाली रिएक्शन करवाना थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल होगी। और जो रिएक्शन करवाना हमारे लिए मुश्किल है उसी को तो हम क्या कह देते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कह देते हैं। तो यही बात इन्होंने इस लाइन में लिखी है, जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। फिर अगला हो जाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज योर स्लोएस्ट स्टेप, यही वाली बात इन्होंने लिखी होगी। ये वाली बात हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब देखो, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और जो आपको मॉलिक्युलैरिटी है वो एक दूसरे से किस तरीके से डिफर है, वो वाली लाइन लिखी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी हो जाएगा, इट कैन बी 0 एट इवन अ फ्रैक्शन, बट मॉलिक्युलैरिटी कैन नॉट बी 0 और नॉन इंटीजर हो जाएगा। कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकती है, 0 हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट, अगर मान लो कि मैंने एक मतलब एक्सपेरिमेंट सेटअप करा, तो इस बार मेरे डेटा की वैल्यू कुछ आई, मतलब शायद मान लो कि पीएच की वैल्यू आई, या फिर केमिकल का रेट जो है वो इस बार अलग आया, फिर अगले बार मैं वही सेम रिएक्शन करती हूँ, मेरा अलग आया, तो ये चीज जो होगी वो कहीं ना कहीं अलग आएगी, क्योंकि एक ऐसी क्वांटिटी होगी कि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होगी कि मैं बार बार कर रही हूँ, और उन समय से जो बहुत ज्यादा कॉमन सा चीज आएगा उस चीज को ले लूंगी। तो इसको इस वाली रिएक्शन के अंदर ऑर्डर निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या नहीं निकाल सकते इसका, मॉलिक्युलैरिटी, क्योंकि मॉलिक्युलैरिटी जो है वो एकदम फिक्स वाली वैल्यू है, इसको हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू द एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑर्डर हम किसी के लिए भी लगा सकते हैं, जबकि मॉलिक्युलैरिटी जो होता है वो मेनली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जब वो 3 से टकराएंगे तो हमारी रिएक्शन जो होगी वो कॉम्प्लेक्स होगी, और कॉम्प्लेक्स होगी तो स्लो होगी। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलैरिटी हैज no meaning for complex reaction, order is given by the slowest step and molecularity of slowest step is same as the order of overall reaction। complex reaction के लिए जो order होता है वो हम कहीं ना कहीं किसके थ्रू दे रहे होते हैं, slowest step के थ्रू दे रहे होते हैं, और molecularity जो होता है वो slowest step को जो होता है वही पूरे overall reaction को determine करेगा। फिर उन्होंने बोला है for the reaction this हो जाएगा, फिर this हो जाएगा, what is the order of reaction। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड जो है वो 3.4 का जो यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने मेंशन करा है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के तो एकदम फेवरेट वाले क्वेश्चन है, कि ये क्वेश्चन तो देते ही देते हैं। फिर आगे मूव करेंगे, फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा x एंड y फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स इफ कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स हो जाएगा, हाउ विल अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ y हो जाएगा। यानी कि अब इन्होंने पहले कहा है कि x का जो ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या है कि उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अब इसी ऑर्डर को हमने क्या कर रखा है, 3 टाइम्स ले रखा है, दैट इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, यानी ये जो x है वो इंक्रीज होकर के कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, यानी यहाँ पे 3x हो जाएगा, 3x का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर अगर मैं कर दूं और x का स्क्वायर कर लूंगी तो क्या बन जाएगा, R2 बन जाएगा, 9 टाइप्स ऑफ R1 हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है क्या चीज, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो होता है वो डिफरेंट है किसके लिए, रिएक्शन के लिए, ऑफ डिफरेंट रिएक्शन ऑर्डर हो जाएगा। वी शैल डिटरमाइन दीज इक्वेशन ओनली फॉर 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये वही कहते हैं कि जो रेट ऑफ इक्वेशन है वो हर पॉइंट के लिए निकालना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा, इसलिए हम जो मेन बेसिक चीज होते हैं वो चीजें पढ़ेंगे, दैट इज 0 और फर्स्ट ऑर्डर केमिकल
काइनेटिक्स हो जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है मींस द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये पहली लाइन में भी इन्होंने लिखा था कि जो हमारा यहाँ पे रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक ऐसे कंसंट्रेशन के जिसकी पावर जो है वो जीरो हो जाएगी, और जीरो होगी तो फिर वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होने वाला, आपके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होने वाला। अभी आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर भी जो कि एनसीईआरटी में नहीं है उसमें कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन अभी ही आप आगे चल करके इसका टेबल देखेंगे तो आपकी वो कंफ्यूजन भी जो होगी वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। वैसे तो मैं ट्राई करूंगी कि आपकी यहीं पे सॉल्व हो जाए, दैट इज। और यहाँ पे अगर मैं केटी को देखूं तो ये आर नॉट माइनस में क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। या फिर हम तो अपने टाइम ऐसे पढ़ते थे कि सी टी माइनस में सी नॉट इज इक्वल टू के टी, मतलब इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसके अलग अलग केसेस 75%, 50%, वो सब चीज अभी हम आगे देख रहे होंगे। फिर इन्होंने देखो ये तीनों मतलब जो ये मैंने जीरो ऑर्डर में भी बनाया है, ये मैंने अभी फर्स्ट ऑर्डर में भी बनाया है। जितने भी ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना भी इनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली के हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे जीरो है जीरो ऑर्डर के केस में। फिर अगला जो होता है कि अब जो टी हाफ जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, उसका फॉर्मूला ये है, और हम देख रहे हैं कि टी हाफ जो है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमने इसका क्या बनाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बनाया। और अब इसको कमेंट में करके बताओ कि इसका स्लोप पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। फिर अगला जो है वो हम इस तरीके से, तो ये वाली इक्वेशन तो इन्होंने दे दी है। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी, मैं तो अपने टाइम में इक्वेशन को ऐसे याद करती थी इंटरसेप्ट वगैरह लेने के लिए, क्योंकि आपको ये तो याद नहीं रहेगा कि सी टी कहाँ लेना है, सी नॉट कहाँ पे लेना है, तो उसकी भी ट्रिक है। मैं अपने टाइम में ये हमेशा ध्यान रखती थी कि सी टी जो होगा किसी भी तरीके से मेरे को लेफ्ट साइड में लाना है, फिर उस रिएक्शन को आगे करना है। तो सी टी को मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में ले आई, फिर ये चीज इधर आ गई, और लेफ्ट साइड में जो होगा वो वाई एक्सिस पे लिखना, सी एम एक्स। इक्वेशन तो सेम रहेगी, लीनियर इक्वेशन। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, सी टी और सी नॉट में। तो हमेशा ध्यान रखना कुछ भी केस हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे जीरो ऑर्डर हो, तो सी टी को हमेशा कहाँ पे लेके आना है, आपके लेफ्ट साइड में। फिर उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो वाई जो होगा वो तो आपका जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा वो चीज है, दैट इज योर सी टी। एंड सी नॉट जो है वो आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे इंटरसेप्ट कहला रहा होगा, और एम जो होगा वो क्या कहला रहा होगा, स्लोप कहला रहा होगा। फिर आगे मूव ऑन करेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा रिलेटिवली अनकॉमन, बट दे अकर अंडर स्पेशल कंडीशन। की जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो वैसे अनकॉमन हो जाएगा, लेकिन ये कहने के चलता है स्पेशल कंडीशन के अंदर। सम एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन एंड रिएक्शन विद अकर ऑन द मेटल सरफेस आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। अब ये कहते हैं कि कुछ रिएक्शन जो कि मेटल सरफेस पे हमें देखने को मिलते हैं, वही रिएक्शन जो है वो आपका कौन सा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फिर वही है कि हमारा जो अमोनिया है गैसेस अमाउंट में प्रेजेंट है, उस गैसेस अमाउंट का अगर हमें तोड़ना है तो हमारे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज नाइट्रोजन का, और साथ में हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही चीज अभी इन्होंने लिखा है। और रेट तो ये फॉर्मूला मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाती आ रही हूँ। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और क्वेश्चन जो होता है वो जीरो ऑर्डर से आएगा या फिर फर्स्ट ऑर्डर से, एक ना एक क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा। अब इसमें जो एक मेन फॉर्मूला है जो कि आपको एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए, वो ये वाला फॉर्मूला है कि जो ये कहता है, अभी भी इन्होंने पूरा यहाँ पे वैसे लिखा नहीं है। हमारा के है, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे टाइम लेके चलूँ तो मैं क्या लिखूंगी, 2.303 बाई के हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, सी नॉट हो जाएगा बाय सी टी हो जाएगा। ये वही वाली चीज है। फिर ये वही कहता है इफ वी हैव अ ग्राफ हो जाएगा बिटवीन लॉग आर नॉट हो जाएगा एंड आर वर्सेस टी हो जाएगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन इज एन एग्जांपल। हाइड्रोजनेशन यानी इथीन में दोनों साइड हाइड्रोजन का ऐड कर दो तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, आपका इथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जितने भी नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके होते हैं वो सारे किस पे बेस्ड होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में होते हैं। तो अब तो वैसे भी ये रेडियो एक्टिव वाला टॉपिक जो है वो फिजिक्स से भी हट चुका है, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो हमने तो ये पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव का मतलब पूरा जो न्यूक्लियाई वाला चैप्टर है उसके पीछे ये लिखा रहता था कि रेडियो एक्टिविटी किस तरीके से डील कर रही होती है। तो वो पूरी की पूरी रेडियो एक्टिविटी जो थी वो किस पे बेस्ड थी, आपकी फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शन पे बेस्ड थी। केमिस्ट्री में तो एकदम थोड़ा सा दे रखा है, लेकिन इसका भी क्या होता है, डिटेल होता है। अगेन अब ये तीनों ग्राफ जो है वो इंपॉर्टेंट है, और इन सब की इक्वेशन मैंने बिल्कुल इन्हीं के साथ लिखी हुई है। अब देखो जो ये वाला ग्राफ है उसका जो इक्वेशन है वो पूरे यहाँ पे है, और जो टी हाफ है उसका जो इक्वेशन है वो उस दूसरे साइड है। तो ये वाला जो ग्राफ है उसका इक्वेशन ये चीज दे रखी है। अब ये कहते हैं देखो हमारा जो ये वाला चीज है ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने आपको क्या सिखाया था कि सीटी वाली वैल्यू को हमेशा कहाँ पे मैं चॉइस रखूंगी, लेफ्ट साइड लाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में ले आई, और केटी जो है वो हमारे एक साथ इकट्ठा करके ये बना दिया। फिर मैं क्या करूंगी, दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस करूंगी। लॉग को तो ऐसे लिखते हैं कि जो डिवाइड होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो मैंने माइनस करा, माइनस करने के बाद फिर मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ कि मेरा, अब देखो जो लॉग हो जाएगा सी नॉट हो जाएगा, सी टी हो जाएगा, वही वाली चीज है कि के टी लिखा फिर 2.303 करा। बस इसमें डिफरेंस ये है कि हमने सी नॉट को उधर ले गई, मतलब किसी भी तरीके से मेरे को सी टी को कहाँ पे लाना है, लेफ्ट साइड पे, यही मैंने पहले भी कहा था। तो ये चीज ले आई। अब इसी वाले पे आप वो वाली इक्वेशन लगा दो इंटरसेप्ट वाली, कि वाई जो होता है सी प्लस में एम एक्स हो जाएगा, जहाँ पे आपको वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि वाई एक्सिस पे कौन आएगा, और सी जो होता है वो आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और एम एक्स में जो आपका एम होगा वो आपके स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो स्लोप तो आपको क्या बन जाएगा, माइनस का के बाई 2.303। अब इन्होंने तो एल एन ले रखा है तो इन्होंने 2.303 इंक्लूड नहीं करा है, लेकिन 2.303 आप ध्यान रखना कि जहाँ पे लॉग होगा वहां पे तो आएगा ही आएगा। और साथ में यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि एल आर नॉट हो जाएगा, इसमें से एक इंटरसेप्ट है और एक जो होगा वो आपका वाई एक्सिस पे जो चीज आने वाली है वो चीज हो जाएगी। तो वाई एक्सिस पे तो आपका क्या आ जाएगा, सीटी वाली वैल्यू, तो ये इन्होंने सीटी वाली ले
ले रखी है, और जो इंटरसेप्ट है उसको, इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ से मतलब जो भी हमारी एक्सिस है उसको कट करने वाली लाइन कहाँ से कट कर रही है, तो कट यहाँ से कर रही है, इस हिसाब से हम कर लेंगे। फिर अगला हो जाएगा टी हाफ जो होता है, टी हाफ का फॉर्मूला एकदम रट लो, ये तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए इसका स्लोप जो होगा बिल्कुल कंसंट्रेशन के क्या होने वाला है, पैरेलल होने वाला है। फिर इन्होंने बोला है टाइम हो जाएगा। अब ये रेट जो होता है वो नॉर्मली के इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर 1 होगा, और 1 होगा, और हम देख रहे हैं कि रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके कंसंट्रेशन के, तो बिल्कुल सीधा ग्राफ बन जाएगा। फिर अगला हो जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O, सम एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर N2O5 और N2O को अगर हम तोड़ दें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हमेशा ये ध्यान रखना कि रेडियो एक्टिविटी जो होता है वो रिएक्शन का हमारा किस में देखने को मिलता है, फर्स्ट ऑर्डर में देखने को मिलता है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन N2O5 दिस एट इतना केल्विन, द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट वाज इतना, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी इसका रेट कांस्टेंट कितना होगा, के की वैल्यू पूछ रहा है। अब मेरे को ये चीज कैसे पता चलेगी कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, तो इसको पता लगाना जो है वो थोड़ा सा इजी सा है। अब देखो मैंने तो नॉर्मली ये वाला फॉर्मूला लगाया है। अब मैं ऊपर ही पढ़ के आई थी कि N2O5 और NO2 जो होता है, ऐसे वाली चीजों की जो रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर पे बेस्ड। अब मेरे को जैसे पता चला फर्स्ट ऑर्डर, वैसे मैंने उसका फॉर्मूला पुट करा, उसके अंदर जितनी वैल्यू थी वो पुट करी और मेरा आंसर निकल गया। फिर उन्होंने बोला लेट अस कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर फेज। अब थोड़ा सा फर्स्ट ऑर्डर के बारे में और पढ़ेंगे, यानी कि अब फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ रहे होंगे, जिसमें हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे आपका सूडो वाला जो रिएक्शन है उसको ही पढ़ रहे होंगे। अब सूडो वाला रिएक्शन जो होता है वो किस तरीके से मतलब काम करता है वो चीज देखेंगे। अब सूडो ऑर्डर का रिएक्शन जो है वो ऐसे काम करेगा कि समझो हमारा सूडो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने से पहले, अभी इसके आगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन भी होगा, उससे पहले हम थोड़ा सा ये प्रेशर वाला भी देख सकते हैं। अब देखो प्रेशर वाला जो होता है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आएगा, लेकिन आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखोगे तो वहां पे आपको ये चीज जो होती है वो माइनस वाला कॉन्सेप्ट आता है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी ईजी है, ये मैं तब बताऊंगी जब मैं डिटेल लेक्चर लाऊंगी, लेकिन अभी ये वाला कंसेप्ट समझ लो। और ये फॉर्मूला जो यहाँ पे मैंने मेंशन करा है ये तो एकदम रट लो, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाला है। तो ये चीज इन्होंने टेबल यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मतलब सारे क्वेश्चन में दे रखा था, फिर मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। इसमें कहते हैं पी नॉट हो जाएगा माइनस में टाइम्स ऑफ पी नॉट हो जाएगा माइनस में पीटी। अब ये देखो आगे वाली वैल्यू तो कॉमन ही है। अब मेरे को मान लो के की वैल्यू निकाले और टाइम मेरे को दे रखा है 100 सेकंड, टोटल टाइम कितना दे रखा है 100 सेकंड, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 100 सेकंड लिख दिया। फिर 2.303 बाई के हो जाएगा, लॉग हो जाएगा पी नॉट की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है इन्होंने 0.5। पी नॉट का मतलब क्या होगा कि जो भी आपकी इनिशियल वाली वैल्यू थी, इनिशियल वाली वैल्यू कितनी थी आपकी 0.5, और जो आपकी ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा पी नॉट हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ पी नॉट मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, और पीटी जो होता है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा माइनस का 0.6। मतलब कि ये देखो यहाँ पे ये इनका काम है कि अगर टाइम जो होता है वो 0 के इक्वल था तब क्या रिएक्शन हुई, टाइम जो होगा वो 100 के इक्वल था तब क्या रिएक्शन हुई। तो ये पीटी का मतलब कि जो एट लास्ट टाइम है उसकी कितनी वैल्यू आएगी वो वैल्यू लिख करके ये दोनों अप्लाई कर देना, आपका आंसर निकल आएगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन पे क्या चीज है, अब देखो यहाँ पे मैं समझा दूंगी और यही वाला बिल्कुल आप सेम कंसेप्ट जो है वो इस क्वेश्चन में अप्लाई कर लोगे तो आपका ये भी आंसर आ जाएगा। ऊपर वाला मैं बता देती हूँ, नीचे वाला आप खुद से कर लेना। देखो अब इस वाले में क्या होता है कि हमारे पास क्या ले रखा है, जैसे कि इन्होंने ले रखा है कि पीए ले रखा है, पीबी और बीसी ले रखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। इफ एक्स एटम हो जाएगा, बी डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा एट टाइम टी हो जाएगा, एंड 1 मोल ईच बी एंड सी फाउंड हो जाएगा द इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ बी एंड सी ऑल्सो बी एक्स एटम एक्स टाइम से ही वो कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं। पहली बात तो हमने क्या लिखा रिएक्शन लिखा, और जब हमारा टाइम 0 होता है तो हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो हमारे पास पूरी तरीके से भरा हुआ रहता है, लेकिन मेरा प्रोडक्ट जो होगा उस पर प्रेशर कितना लग रहा होगा 0 एटीएम, तो मैंने ये लिख दिया। फिर कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम जब टी टाइम हुआ तो इन्होंने ये कहा था कि ये जो हमारा ए वाला प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं एक्स से, मतलब इन्होंने ये बात कह दी इनडायरेक्टली कि बी और सी जो है उसका एक्स एटीएम है। तो आप यही तो करोगे कि एक्स एटीएम जब यहाँ पे चला गया तो जो आपका टोटल प्रेशर था उसमें से तो आप एक्स को माइनस कर रहे होंगे, वही चीज उन्होंने की हुई है। और टोटल प्रेशर निकालने के लिए आप फिर क्या कर दोगे, इन सबका सम कर दोगे, सम करने के बाद आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर एक बार ये आंसर आ जाए फिर हम क्या निकालते जाएंगे, ऐसे पीए निकालेंगे पीबी निकालेंगे। वैसे तो पीए की जरूरत है, किसी ए की जरूरत थी, तो पीए जो होता है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है पीआई माइनस में एक्स दे रखी है, और एक्स की वैल्यू मैंने क्या निकाली है पीटी माइनस में पीआई निकाला है। पीटी इन द सेंस पी टोटल है, पीआई मतलब पी इनिशियल वाला जो था, वो दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। और के जो होता है मतलब हमारा ये कौन सा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसे हम कह देते हैं कि 2.303 हो जाएगा बाय टी हो जाएगा, लॉग हो जाएगा पी इनिशियल हो जाएगा बाय पी ए हो जाएगा। इस हिसाब से भी हम कहीं ना कहीं कर सकते हैं कि 2.303 जो होता है वो किस तरीके से हो जाएगा, लॉग हो जाएगा पी आई हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी आई हो जाएगा, माइनस में क्या बन जाएगा आपका पीटी बन जाएगा। इस हिसाब से भी आप कर सकते हो। फिर आगे मूव ऑन करेंगे। फिर उन्होंने बोला द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा ऑफ N2O5 हो जाएगा एट कांस्टेंट
वॉल्यूम हो जाएगा। अब यही वाला क्वेश्चन इन्होंने पूरा वही दिया है जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। बस इसमें ये मत कंफ्यूज होना कि 2x से आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये मत कंफ्यूज होना जब इन्होंने बोला है कि वो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो दूसरे वाले रिएक्शन के डबल से फॉर्म हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, डबल वाला कंसंट्रेशन ले रखा है। किसके केस में, डबल के केस में। लेकिन सिंगल वाला कंसंट्रेशन ले रखा है किसके केस में, आधे के केस में। ये मेनली खेल किसका है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो समझ लिया तो आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, कि हाफ लाइफ हम कैसे निकालेंगे, तो टी हाफ जो होता है उसका फॉर्मूला ही कितना होता है, पूरा डेरिवेशन कभी भी मत करना, ना तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए और ना ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। डेरिवेशन ये लोग कभी नहीं पूछते हैं। तो टी हाफ हो जाएगा 0.693। आप देखो यहाँ पे मैंने टेबल की बात करी थी, तो इसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी वो चीज भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी नॉट माइनस में सी टी इक्वल टू के टी। अगर मैं टी 50% देखूँ तो इसका कितना हो जाएगा, सी नॉट बाई 2 के हो जाएगा। टी 75% देखूँ तो 3 सी नॉट बाई क्या हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। और इसका इन दोनों का रिलेशन देखूँ तो कितना हो जाएगा, टी 75% हो जाएगा, जो कि 1.5% हो जाता है किसके, टी 50% के। और फर्स्ट ऑर्डर का देखूँ तो के टी जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एल एन हो जाएगा सी नॉट माइनस में सी नॉट डिवाइडेड बाई सी टी, एल एन 2/k हो जाएगा। और ट्वाइस ऑफ एल एन 2/k होता है जाता है। इन सबके किसी भी डेरिवेशन में आप अपना टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करना, मैं अगेन यही बोलूंगी। टी 75% जो होता है वो डबल हो जाता है टी 50% के। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसका फॉर्मूला ये हो जाता है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो होता है बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकता है। 1/ct माइनस में 1/c नॉट इज इक्वल टू के टी, 1/k सी नॉट, 3/k सी नॉट। टी 75 हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ टी 50%। ये टेबल अगर आपने याद कर लिया तो 110% आपका तीनों ऑर्डर की रिएक्शन वाला क्वेश्चन जो होगा वो आसानी से बन जाएगा। तो एक बार इसको जरूर से याद कर लेना। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टाइम का जो हाफ होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है, आर नॉट बाई 2 के पढ़ा हुआ है ना। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर नॉट। टी हाफ जो होता है वो हाफ रिएक्शन के लिए इंडिपेंडेंट ही नहीं होता, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.693/k। तो यही वाली चीज है द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इस वाले क्वेश्चन में तो इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रखा है, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के बाद फिर ये चीज कहीं ना कहीं निकालते हैं। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू बी द रेट के दे रखा है, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो हाफ लाइफ निकालने के लिए मैंने ये चीज लगाई और ये चीज निकालने के बाद मेरा ये निकल गया। अभी अगला क्वेश्चन कहते हैं, सो दैट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज 99.10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अब ये वाले जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 3.8 में, ये मेनली क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये क्या कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमको अप्लाई करना है, कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन 99.9% इज 10 टाइम्स। अगर जो मतलब जो हमारा 99.9% को खत्म होने में टाइम लग रहा है वो कहीं ना कहीं 10 टाइम्स है किसके, टी हाफ वाले रिएक्शन के। तो इस तरीके से हमें पता है कि टी हाफ का फॉर्मूला, हमें पता है ना कि टी हाफ का फॉर्मूला कितना होता है। तो अब ये वही चीज निकालते हैं कि हम क्या करा कि टी हाफ का फॉर्मूला लगाए। टी हाफ का फॉर्मूला कितना हो जाता है, 0.693/k हो जाएगा। जब ये वाली चीज हो जाएगी तो ये आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, टी हाफ का फॉर्मूला आ जाएगा। और हमें यहाँ पे क्या चीज निकालना है, यही तो निकालना है। और ये भी वही कह रहे हैं कि ये वाली चीज निकालो, तो इससे क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि अब इन्होंने बाद में क्या कर रखा है कि टी 99 पॉइंट वो हो गया, टी 99.9 तो ले ही रखा है, उसके हिसाब से टी हाफ जो होगा 0.693/k हो जाएगा। और टी बाई टी हाफ यानी जो आपका टाइम टी था फॉर हाफ लाइफ, टी हाफ तो मेनली हाफ लाइफ के लिए, लेकिन आपका टी वाला जो टाइम है उसके लिए आप कैसे लगाओगे ये समझो, मैं बताती हूँ। देखो इसमें कुछ भी नहीं करा है। अब देखो के, अब हमारे पास दो टाइम है, एक तो 99% वाला और एक आपका टी हाफ है। तो इसमें मेनली मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या कहना चाहते हैं कि 99% है, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, टी हाफ कर दो। 99% वाला जो होगा उसका फॉर्मूला क्या लगा रही हूँ मैं, 2.303 हो जाएगा बाय के हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लगा रही हूँ, लॉग लगा रही होंगी, सी नॉट बाय क्या लगा रही होंगी, सी टी लगा रही होंगी, डिवाइड कर दूंगी। तो सिमिलरली ही मैं लगाऊंगी, 2.303 हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। और अगर मैं हाफ रिएक्शन की बात कर रही हूँ तो सी नॉट जो है वो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, और सी टी जो होगा क्या हो जाएगा, सी नॉट बाय क्या हो जाता है, 2 हो जाएगा। अब ये वाली चीज तो कैंसिल हो गई, यहाँ पे वैल्यू आ गई वो log 2। अब इस वाले वैल्यू को जो भी आपका इनिशियल वाला वैल्यू था, अब इसका इनिशियल वाला वैल्यू लिखना आप यहाँ पे कितना लिखोगे, 100 लिखोगे। और जो सी टी की वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी लिख रही होगी, जैसे कि इन्होंने लिखा है इज कंप्लीटेड इतना। तो सी टी जो होता है वो हमेशा आपका कौन सा वैल्यू होता है, रिमेनिंग वाला वैल्यू होता है। तो इसका वैल्यू कितना लिख दोगे, 10⁻⁻², दैट इज 0.01, 10⁻⁻² को ऊपर शिफ्ट करो। इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। वही चीज इन्होंने लिखा हुआ है। अब इन्होंने ये 4 स्टेप में करा है, जबकि ये क्वेश्चन जो होगा मोस्टली 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये वाला टेबल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने जो टेबल करवाया उसमें सब है। बस इसका ये होगा कि यूनिट थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना। यूनिट भी आपको पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑर्डर तो निकालना सीख लिया। अब हम पढ़ेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो है ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एकदम बेस्ट वाला क्वेश्चन है। आज तक बोर्ड में तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आना चाहिए आपको कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है कि जब भी कोई सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो मतलब कोई सा भी ऐसा रिएक्शन जो हमेशा बिहेव कर रहा हो किसकी तरफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ, लेकिन वो एक्चुअली क्या आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इस केस में हम क्या लिखेंगे, आपका सूडो का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इन्होंने लिखा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर इन बेसिक मीडियम। देखो जो एनसीईआरटी है वो ये देता है कि हमें हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ही देता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ योर एसिडिक मीडियम। जब ये चीज इन्होंने एसिडिक मीडियम दे रखी है तब तो हमारा मतलब किस चीज
चीज का फॉर्मेशन होगा, एक एसिड हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। यही बात हम कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, आपको मैंने ये चीज आपके अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ाई थी, ये वाली चीज आपके एल्डिहाइड वाले चैप्टर में भी पढ़ाई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर H पॉजिटिव दे दिया तब तो ये परफॉर्म हो जाएगी और इसको हम क्या देंगे, सूडो का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अगर मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर डाल दूं बेसिक मीडियम के अंदर तो इसको मैं क्या कह दूंगी, आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ये कहलाएगा। जबकि ये वाला रिएक्शन जो होगा वो नहीं कहलाएगा सेकंड ऑर्डर, ये वाला रिएक्शन जो होगा वो 110% क्या कहला रहा होगा, आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहला रहा होगा। फिर अगला हो जाएगा सूडो का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इन्होंने ये वाला क्वेश्चन तो मतलब इजी सा है, लेकिन ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट था इन दोनों में। अब बोर्ड आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बेसिक और एसिडिक मीडियम जरूर से देख लेना कि किस मीडियम की वो बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोले इंटेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आगे बढ़े तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा रेट इतना, हाउ लॉन्ग 5 ग्राम। ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला में वैल्यू भी पुट करनी है, निकाल सकते हो। टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज थायोनाइल क्लोराइड टू हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट्स हो जाएगा। इफ डिकम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर किसी भी चीज को तोड़ना जो है वो पहला ऑर्डर रिएक्शन है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी हमें क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है, यानी के की वैल्यू निकालनी है कि के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो चीज निकालनी है, तो वो भी हम निकाल लेंगे। फिर इन्होंने बोला इसमें भी डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है, बस ये ध्यान होना चाहिए कि आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ का वो होता है रिएक्शन होता है वो क्या होता है वो देखना पड़ेगा। फिर मैं बोला टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, की टेम्परेचर किस तरीके से डिपेंड करेगा रेट ऑफ द रिएक्शन पे, तो रेट ऑफ द रिएक्शन पे टेम्परेचर डिपेंड करता है, ये समझो। इन डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 द टाइम टेकन फॉर द हाफ लाइफ ऑफ ओरिजिनल टाइम मटेरियल डिकम्पोजेस 12 मिनट एट 50 डिग्री सेल्सियस, 5 आवर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 10 डेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, टेम्परेचर को क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर मैं कम कर रही हूँ वैसे ही मेरा टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये तो कॉमन सी बात है, जितना ज्यादा टेम्परेचर दूंगी मेरी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, उतनी ज्यादा तेजी से होगी। ये वाली बात हमने कहाँ पे पढ़ी थी, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ी थी। फिर उन्होंने लिखा है, ये वाली लाइन भी वो ऊपर वाली लाइन लिखती है, बस थोड़ी सी घुमा करके हाईलाइट करके लिख दिया, लेकिन है दोनों सेम ही। फॉर द केमिकल रिएक्शन विद राइज ऑफ टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, आर्हीनियस इक्वेशन कह देते हैं। अब देखो आर्हीनियस इक्वेशन का जो ये ए वाला जो फॉर्मूला है, मतलब ये वाला फॉर्मूला एकदम आपको टिप्स से होने चाहिए, ये वाले फॉर्मूले से आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा, और ए जो है यहाँ पे वो क्या है आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी हमसे कह देते हैं, आर्हीनियस फैक्टर भी कह देते हैं, और फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह देते हैं, और के जो है वो तो आपका रेट कांस्टेंट है ही। अब मैं ये कहती हूँ कि जो ये वाली थ्योरी थी जो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन, वो शुरुआती मतलब स्टार्ट किसने करी थी, हमारे वॉन्ट ऑफ चाचा ने की थी। और जो फाइनल लुक किन्होंने दिया था, हमारे आर्हीनियस मामा ने दिया था। तो ऐसे करके हम इसे याद कर सकते हैं कि इनिशियली मतलब डिफाइन करने वाले कौन से थे, वॉन्ट ऑफ चाचा, लेकिन जो फाइनली हमने मतलब जो आउटपुट दिए वो कौन से थे, आर्हीनियस मामा थे। बस ये ध्यान रखना कि हम ये हमेशा क्रेडिट जो होते हैं, ये साइंटिस्ट जो होते हैं क्रेडिट हमेशा लास्ट वाले को ही देते, तो सारे क्रेडिट किसको मिल गया, आर्हीनियस में। लेकिन इसका आइडिया जो था वो वॉन्ट ऑफ का ही था। तो इन्होंने बोला एक्टिवेशन एनर्जी मेजर्ड इन जूल्स, एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट जरूर से याद कर लेना। एक्टिवेशन एनर्जी जैसे नाम ही सजेस्ट करिए, एनर्जी तो एनर्जी इन द सेंस की वो जूल पर मोल होगा। फिर आगे मूव ऑन करेंगे। अब देखो ये हमारी कॉमन सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में पहले देखते हैं कॉमन सी रिएक्शन है, पुराने बॉन्ड टूटेंगे नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो एच और आई के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा दोनों साइड, और ये पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड जो होंगे जुड़ जाएंगे। बीच में जो ये डॉटेड वाला स्ट्रक्चर है वो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और एक्टिवेशन एनर्जी, इन दोनों चीज में बच्चों को डिफरेंस मतलब दिक्कत होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस इज नॉन एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो यहाँ से मैं अगर मान लो एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूँ, तो जो हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उसके बीच की जो एक एनर्जी होगी, उसके बीच की जो एकदम कॉमन वाली एनर्जी होगी, मतलब कि जो कॉमन पार्ट होगा दोनों वाले रिएक्शन और प्रोडक्ट के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, दिक्कत होगी। लेकिन यही एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो कहीं ना कहीं कम होगी, तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। मान लो इसका स्लोप सबसे ऊपर है, इसका स्लोप जो है वो नीचे है, तो एक्टिवेशन एनर्जी किसकी कम हुई, इस वाले की कम हुई। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, उतने ही तेजी से हो रहा होगा, अगर हो रहा होगा। अब ये हम इसलिए तो हम कभी भी कोई रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या रखते हैं, कम रखते हैं। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो वही वाला कॉम्प्लेक्स है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू फॉर्म हो रहा है, एज एन इंटरमीडिएट हो जाएगा। तो फाइनली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट, यानी ये भी फाइनल एंथैल्पी जो होता है किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और साथ में प्रोडक्ट के इक्वल डायग्राम शोइंग प्लॉट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यानी पोटेंशियल एनर्जी का किसके साथ दिखा रहे हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब इन्होंने वही लिखा हुआ है। अब देखो ये वाली जो मतलब ये जो पूरा पैराग्राफ है वो इस वाले डायग्राम पे बेस्ड है। अब ये वही कहता है कि हमने ऐसा एज्यूम कर लो कि एन ई जो है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ई हो जाएगा, एन टी इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी एन टी जो है वो तो आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, और एन ई जो है वो आपका कहीं ना कहीं एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी क्या दे रखी है, ई
दे रखी है। फिर इन्होंने बोला है अब ये होता है, अब देखो अगर मान लो मैं कोई सी भी रिएक्शन करवाती हूँ और मेरा स्लोप जो है जिस तरीके से इसमें फॉर्म हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि स्लोप एकदम शार्प पॉइंट ऊपर जाकर के फॉर्म करेगा, स्लोप तो ऐसे ही फॉर्म करता है ना। तो अगर मान लो हमारा बेस जो है वो बहुत ज्यादा, बेस का मतलब क्या होता है कि जो हमारा एक्स एक्सिस वाली लाइन है उसका बेस जो है वो अगर विड्थ उसकी ज्यादा है, तो इस केस में जो हमारा ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी के अंदर आएगा। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये हुआ कि मतलब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल जो होंगे वो इसी रेंज में लाई कर रहे होंगे, चाहे वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में लाई कर रहे होंगे। तो इसलिए हमने इसे क्या लिखा, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होगी बहुत सारे मॉलिक्यूल की। यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा। दे आर डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी हायर और लोअर देन दिस वैल्यू, यानी एनर्जी ज्यादा भी हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है। व्हेन द, अभी वही कहते हैं द टेम्परेचर इज रेज्ड। अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि अगर मान लो कि हमारा बेस चौड़ा था, अब उसी में मैंने क्या करा, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो क्या चेंज देखने को मिलेगा, द मैक्सिमम कर्व मूव्स टू द हायर वैल्यू हो जाएगा। अब ये जो कर्व जो होगा वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा, एंड द कर्व ब्रॉड्स आउट, मतलब जितना था पहले से ब्रॉड उससे भी ज्यादा हो जाएगा, स्प्रेड टू द राइट सच दैट देयर इज अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हो जाएगा विद मच हायर एनर्जी। द एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा मस्ट बी कांस्टेंट हो जाएगा, एंड सिंस टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी वन ऑफ ऑल टाइम्स हो जाएगा, वी कैन मार्क द पोजीशन ऑफ ईए और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यानी कि हम ईए को मार्क कर सकते हैं किसके ऊपर, मैक्सिमम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर। ये वही मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन्होंने थोड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कराया है कि मतलब हम किस तरीके से इसको डिफरेंस करेंगे और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। मतलब ये वही कह रहा है कि अगर मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, एक तो मेरा जो एक्टिवेशन एनर्जी था वो तो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ रहा होगा तो मेरा ब्रॉड बेस भी कैसा हो जाएगा, एकदम ब्रॉड सा हो जाएगा। ये वही चीज लिखते हैं, फिर आगे मूव ऑन करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने भी फॉर्मूला लिखा है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैंने जो फॉर्मूला है मतलब इसी डेरिवेशन से ही मैंने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो साइड में मेंशन कर रहा है, तो आप एकदम सीक्वेंस में इसको याद कर लेना। के इज इक्वल टू ए माइनस में ए बाय आर टी हो जाएगा, लेकिन के हो जाएगा इज इक्वल टू एल एन ए हो जाएगा माइनस में ए बाय आर टी। और टेम्परेचर जो है वो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। और जो कांस्टेंट, मतलब अगर मान लो कोई सा भी मैं इसमें कांस्टेंट लेके आऊंगी ना, अब दैट इज योर ए वाली वैल्यू एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को अगर मैं लाऊंगी तो वो कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आपके रेट ऑफ रिएक्शन के। और वो जो कांस्टेंट है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके किसके, एक्टिवेशन एनर्जी के, जैसे कि यहाँ पे दिख भी रहा है। और टेम्परेचर जो होगा वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जो भी आपका कांस्टेंट होगा उसके। और लॉग के जो होता है वो क्या हो जाएगा, माइनस में ए बाय 2.303 आरटी हो जाएगा, प्लस में लॉग ए हो जाएगा, और लॉग के बाय ए जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस में ए बाय 2.303 आरटी हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल हो जाएगा। फिर ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी कैसे डील करेगी, ग्रेटर देन ए हो जाएगा, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ मतलब जो भी हम यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मतलब अब देखो अब ये थोड़ा सा मोस्ट प्रोबेबल वाले कंसेप्ट से रिलेटेड है। अब देखो मोस्ट प्रोबेबल में तो क्या था कि मतलब एक ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी ज्यादातर वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। अब कुछ लोग जो होंगे, मतलब कुछ मॉलिक्यूल जो होंगे वो तो आगे भी निकल गए, कुछ मॉलिक्यूल जो थे वो पीछे भी निकल गए, तो अब इन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंस करेंगे। तो ये वही कहते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि आगे की तरफ निकल गए, यानी जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, उसी को हम क्या कह देंगे कि वही जो है वो हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। फिर यही चीज हो जाएगा, देखो फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो कि आगे निकल गए तेजी से। फिर does it has been found that the Arrhenius equation that increasing the temperature or decreasing the activation energy will result in increasing the rate of the reaction। और ये तो ऑब्वियस है कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो रिएक्शन फास्ट होगी, और एक्टिवेशन एनर्जी घटा दूंगी तो हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या होगा, तेजी से फॉर्म हो जाएगा। फिर इन्होंने यही चीज लिखा हुआ है, फिर आगे मूव ऑन करेंगे। अब ये वाली टेबल जो है वो उसी फर्स्ट ऑर्डर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ज्यादातर टेबल जो होता है फर्स्ट ऑर्डर पे ही बेस्ड होती है, जैसे आपका सूडो ऑर्डर था वो भी फर्स्ट ऑर्डर पे ही था, और फर्स्ट ऑर्डर जो है वो भी फर्स्ट ऑर्डर पे ही है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि कौन सा ऑर्डर लगाऊं, तो उसमें मेनली आप फर्स्ट ऑर्डर लगा के आना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो फर्स्ट ऑर्डर से ही पूछते हैं। फिर बोला है द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन दिस एंड दिस कैलकुलेट द ऑफ ये हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला। अब ये थोड़े से आई नो कि ये थोड़ी कैलकुलेटिव होते हैं, और अगर आपके पेपर में वाला क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो आप कोशिश करना कि दूसरा ही अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसका जो वो होता है कैलकुलेशन होता है उसमें टाइम तो लगता ही है। आई नो कि आंसर आपका निकल जाएगा, लेकिन गलत होने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो इस क्वेश्चन को जितना हो सके अवॉइड करना। द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड हो जाएगा बाय द रिएक्शन हो जाएगा। अब ये वही चीज लिखी हुई है, इट्स एनर्जी एक्टिवेशन इज 209 किलो जूल, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 700 केल्विन। यानी कि अगर मैंने टेम्परेचर इतना दे दिया तो फिर क्या चेंज होगा, ये भी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। फिर इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट हो जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट जो होता है वो हमें कैसे देखने को मिलता है कि कैटलिस्ट हम क्यों ही यूज करते हैं। तो कैटलिस्ट जो होता है वो हमारी रिएक्शन को फास्ट करवाती है। अब ये कैटलिस्ट जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर भी मेनली बन रहे होते हैं। कैटलिस्ट जो होता है वो केमिस्ट्री के केस में हम तो मेनली जो केमिकल वाले चीज होता है उसमें ही यूज करते हैं। अब देखो इफेक्ट्स ऑफ कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, बेस्ड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, यानी ये बेस्ड है किसके ऊपर, इंटरमीडिएट के कॉम्प्लेक्स थ्योरी पे बेस्ड है। फिर ये कहते
कहते हैं कि द वर्ड कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट जो है वो शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन एडेड सब्सटेंस रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये कहते हैं कि हमने रिएक्शन को तेज करवाया तो हम कैटलिस्ट वर्ड का यूज करें, लेकिन अगर जो हम मतलब जो भी सब्सटेंस डाल रहे हैं, जो भी केमिकल डाल रहे हैं, उसकी वजह से हमारी रेट जितनी हो रही थी उससे भी कम हो जाए, तो उसके लिए हम उसको कैटलिस्ट नहीं कहेंगे। फिर हम उसके लिए क्या कह देंगे कि हाँ ये क्या है, एक इनहिबिटर है। पहले जो चैप्टर था सोप वाला जो चैप्टर था उस वाले में हम इनहिबिटर और ये जितने भी है उन सब में एक अच्छे से पढ़ते थे, डिटेल में पढ़ते थे। अब तो उतना जरूरी नहीं है। द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी की वजह से हम कहीं ना कहीं इसको क्या कर रहे होंगे, एक्सप्लेन कर रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू थ्योरी कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मिंग टेम्पोररी बॉन्ड्स हो जाएगा विद रिएक्टेंट रिजल्टिंग इन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दिस हैज अ ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस हो जाएगा एंड डिकम्पोजेस टू यील्ड प्रोडक्ट्स एंड कैटलिस्ट हो जाएगा। अब ये वही प्रोडक्ट और कैटलिस्ट का कहीं ना कहीं क्या बता रहे हैं, यूज बता रहे हैं। अब ये चीज ऐसे हो जाएगी, रिएक्शन विद कैटलिस्ट हो जाएगा, रिएक्शन विद पाथ हो जाएगा, विदाउट कैटलिस्ट हो जाएगा। यानी अगर कैटलिस्ट है तो यही एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ क्या हो गया, कम हो गया, और कम हो गया तो हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है तो प्रोडक्ट बनने में बहुत टाइम लगता है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट हो जाएगा, रिएक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट हो जाएगा। और एक्टिवेशन एनर्जी की कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी किसके ऊपर, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। वही वाली चीज उन्होंने लिखी है। फिर ये कहते हैं कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैटलिस्ट कैन कैटलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि अगर मैंने बहुत थोड़े से अमाउंट में कैटलिस्ट ले रखा है तो बड़े से बड़े रिएक्शन को भी एकदम तेजी से कर देगा। कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर गिव्स एनर्जी, यानी एक कैटलिस्ट जो होता है उसके अंदर ये फीचर है कि वो कभी भी गिव्स एनर्जी को बिल्कुल भी छेड़ेगा नहीं, बिल्कुल भी कम ज्यादा नहीं करेगा, बेशक से वो रिएक्शन कर रहा है या फिर नहीं। और वो एक और कैटलिस्ट के अंदर ये फीचर होता है कि वो हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ वो देखेगा भी नहीं। इट इज ऑल्सो फाउंड दैट कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रेदर इट हेल्प्स इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर देन इट इज कैटलाइज एज फॉरवर्ड हो जाएगा एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा टू द सेम एक्शन सो दैट द इक्विलिब्रियम स्टेट रिमेन सेम बट इज रीच्ड अर्लियर। अब ये वही कह रहा है कि जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो ऐसा नहीं है कि हमारे रिएक्शन को ये करवाए कि वो फॉरवर्ड जाएगा या फिर बैकवर्ड जाएगा, मतलब ये हमारा जैसे रिएक्शन है बस यही है कि बस थोड़ा सा रिएक्शन को तेज करवा देगा और हम इक्विलिब्रियम पहले भी पहुंचते, लेकिन अब ये होगा कि बहुत जल्दी से पहुंच जाएंगे। फिर अगला हो जाएगा कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन की। अब हमारी जो कॉलिजन थ्योरी है किसकी, केमिकल रिएक्शन की, वो किस तरीके से हम यूज करेंगे। तो कॉलिजन थ्योरी जो है पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि किस पे बेस्ड है। तो एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो हमने पढ़ा होगा, जो हमारे क्लास 11 का चैप्टर था जो गैसेस वाला था। पता नहीं वो वाला चैप्टर है कि नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन वहाँ पे ये चीज पढ़ाते कि केटीजी कैसे काम करती है, किस तरीके से मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन होता है केटीजी के अंदर, किस तरीके से जब इंटरेक्शन होता है तो आपस में कितना फोर्स लगाती है, या फिर जो हमारा कंटेनर है उसके वॉल पे कितना फोर्स लगाती है। मेनली आइडल सॉल्यूशन पे बेस होती है, इसकी एनर्जी में कुछ लॉस नहीं होता है, इसकी एनर्जी जो होती है वो हमेशा कंजर्व होती है। ऐसे ऐसे करके कुछ पॉइंट थी हमारी केटीजी पे। लेकिन ये ध्यान रखना कि केटीजी वाला जो मतलब हमने कॉन्सेप्ट लिया है वो कभी भी मतलब 95% तक ये ट्रू होगा, लेकिन उससे ज्यादा ट्रू नहीं होगा। अब देखो सिंपल मॉलिक्यूल जो होता है उस पर तो हम ये वाली थ्योरी लगा सकते हैं कोलिजन थ्योरी, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उस पर ये चीज नहीं लगेगी। अब यही बात इन्होंने भी लिखी होगी। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे भी यही लिखा होगा। फिर ये कहते हैं नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज नॉन एज द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ कॉलिजन, यानी एक सेकंड के अंदर कितने बार वो जो मॉलिक्यूल है वो कोलाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा। मिक्सचर इज नॉन एज डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं कॉलिजन का फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। फिर उन्होंने बोला आरएनएस इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लीड टू चेंज इन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी आरएनएस अगर मान लो उसके कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट में अगर चेंज आया है तो उसी की वजह से क्या हो जाएगा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। अब मैं ये कहती हूँ, अब देखो यही वाली लाइन जो है वो बहुत बातें बताती है कैसे। अब देखो अगर मान लो हमें पूरी रिएक्शन दे रखी है और कहा है कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी निकालो और रिएक्टेंट भी दे रखा है और प्रोडक्ट भी दे रखा है। अब मैंने यहाँ पे लाइन लिख दी कि हमारा जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होगा डिपेंड किस पे करता है, रिएक्टेंट पे करता है। तो आप जितनी भी छेड़छाड़ करोगे या जितना भी सॉल्व करोगे आप वो किस वैल्यू के साथ करोगे, रिएक्टेंट के साथ है। ऐसे ही हम अभी प्रेशर का जब केस पढ़ेंगे तो पी फॉर प्रेशर पी फॉर प्रोडक्ट वाला केस जो होता है वो वाली चीज अभी हम आगे ही पढ़ेंगे, जो हमारा प्रेशर के साथ थोड़ा सा फॉर्मूला और नया सा हो जाएगा। उस केस में वो चीज जो होती है वो प्रोडक्ट पे बेस्ड होती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि कॉलिजन थ्योरी जो है वो मेनली बेस्ड किस पे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे बेस्ड है। तो रेट जो होगा उसका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब ये लिखते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या डिनोट करती है। जैसे ZAB रिप्रेजेंट करेगी आपकी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिएक्टेंट हो जाएगा, और ई माइनस में A/RT हो जाएगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन ई है कि वो एनर्जी जो होगा वो कहीं ना कहीं बता रहा होगा, चाहे वो ग्रेटर है चाहे वो कम है। तो फिर इसके आगे ये लिखते हैं द कॉलिजन इन विच द मॉलिक्यूल कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन सो एज टू फैसिलिटेट द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स हो जाएगा बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीशीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टू फॉर्म द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज इफेक्टिव कॉलिजन। यानी किसी भी कॉलिजन को मैं इफेक्टिव तब कहूंगी जब हमारा मॉलिक्यूल जो होगा वो आपस में टकरा रहा है और किस काइनेटिक एनर्जी से टकरा रहा है, अपने थ्रेशोल्ड काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी से टकरा रहा है। और ये जो थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी है ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एटम वाले चैप्टर में, या फिर आपने वेवलेंथ वाले चैप्टर में, इन्हीं चैप्टर में ये चीज पढ़ी होगी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी बेसिकली मैं बता दूं तो वो कम से कम मिनिमम एनर्जी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की जिसकी वजह से वो क्या करता है, कोलाइड करता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हुई आपकी, वो मिनिमम एनर्जी हो गई जो कि फैसिलिटेट करेगा, जो बॉन्ड को मतलब पुराने बॉन्ड को तोड़ेगा लेकिन नए बॉन्ड का क्या कर रहा होगा, फॉर्मेशन कर रहा होगा। ये वही चीज कहता है। और ये जो फॉर्मेशन कर रहा होगा उसका ओरिएंटेशन जो है वो हमारा कैसा होना चाहिए, एकदम करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव होगा। अगर ऐसा हुआ तो रिएक्शन नहीं होगा। हमारा एक साइड पॉजिटिव है तो दूसरा साइड कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टेड मॉलिक्यूल लीड टू बॉन्ड फॉर्मेशन वेयर इज द प्रॉपर ओरिएंटेशन मेक देम सिंपली बाउंस बैक एंड नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ये वही कहता है कि जो हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन है रिएक्टेड का वो कहीं ना कहीं प्रॉपर होना चाहिए। इम्प्रॉपर अगर ओरिएंटेशन कहीं भी हुआ तो फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। द अकाउंट फॉर इफेक्टिव कोलिजन अनदर फैक्टर पी। अब देखो मैं उसी प्रेशर की बात कर रही थी, अब ये पी से स्टार्ट हो रहा है तो ध्यान रखना ये हमेशा किस पे डिपेंड कर रहा होगा, प्रोडक्ट पे। और कोलिजन थ्योरी किस पे डिपेंड करती थी, आपकी रिएक्टेंट पे डिपेंड करती थी। अब ये अनदर फैक्टर हमें पी दे रखा है कॉल्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कह देते हैं और स्टेरिक फैक्टर कह देते हैं, जो कि हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। टेक्स इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट इन द कोलिजन मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रॉपर्ली ओरिएंटेड, कि हमारा कोलिजन मॉलिक्यूल है वो एक परफेक्टली ओरिएंटेड होना चाहिए। अब देखो वो ओरिएंट हो या ना हो उसके लिए भी तो हमें कुछ चीज चाहिए। अब ये थोड़ी ना कि मैं मॉलिक्यूल में माइक्रोस्कोप लगाऊंगी और फिर देखूंगी कौन सा ओरिएंट हो रहा है कौन सा नहीं, और अगर ऐसा हो भी रहा होगा तो मैं उतनी जल्दी नहीं देख पाऊंगी। तो इसलिए उसी चीज के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, एक प्रेशर वाले फैक्टर को इंक्लूड करा, जिसे हम क्या कह देते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर कह देते हैं, जो कि ये चीज डिसाइड करेगा कि हमारा कोई सा भी मॉलिक्यूल अगर आपस में टकरा रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही ओरिएंटेशन से कर रहे हैं। दस इन द कोलिजन थ्योरी एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर टुगेदर डिटरमाइन द क्राइटेरिया फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन। यानी कि दो चीजें एक्टिवेशन कोलिजन थ्योरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, और दूसरी चीज जो होगी वो कहीं ना कहीं क्या होगा कि किस डायरेक्शन, किस ओरिएंटेशन के साथ वो कहीं ना कहीं कोलाइड करे। कोलिजन थ्योरी आल्सो हैज अ सर्टेन ड्रॉबैक्स एज इट कंसीडर्ड एट अ मॉलिक्यूल टू बी हार्ड स्पेयर एंड इग्नोर देयर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। लेकिन अभी भी जो है ये जो हमारी कोलिजन थ्योरी है उसमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस ये है कि ये थ्योरी जो होता है वो सिर्फ सॉलिड चीज पे लगती है। व्हाट अबाउट योर लिक्विड, व्हाट अबाउट योर गैस, गैस सब पे तो हम नहीं लगा सकते। अब देखो इन्होंने थ्रेशोल्ड एनर्जी का यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला लिखा है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस में एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टिंग स्पीशीज। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि मिनिमम एनर्जी दैट रिक्वायर्ड फॉर कोलाइडिंग द मॉलिक्यूल ऑफ द पार्टिकल, ऐसे करके लिख सकते हो। तो वो भी बात जो होगी वो बिल्कुल सेम ही होगी, क्योंकि फिजिक्स में हमने तो दूसरी डिफाइन पढ़ी हुई है, लेकिन मतलब दोनों का सेम ही है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन कुछ करेंगे, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रही तो रेट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10K इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा 298 केल्विन, कैलकुलेट ये हो जाएगा। यानी कि जब हम अपने टेम्परेचर 10 केल्विन को डबल कर दे तो हमारे रेट जो होगा कितनी तेजी से बढ़ रहा होगा, कितनी तेजी से घट रहा होगा, वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन दैट इज ट्वाइस ऑफ HI, फॉर्मेशन करेगा किसका, H2 और I2 का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हमें ने यहाँ पे एनर्जी के फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे टेम्परेचर भी दे रखा है। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कुछ ऐसा मॉलिक्यूल निकालना है जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी से भी ज्यादा आए। अब ये देखो इस वाले क्वेश्चन पे हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं नॉर्मली ये फॉर्मूला तो हमने देखा हुआ है, अभी पीछे ही हमने ये इस फॉर्मूला का कहा था कि ये जो होता है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये चीज तो देखी हुई है। लेकिन ये चीज जो थी वो आपकी क्या थी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल था। नंबर ऑफ ये जो यहाँ पे लिखा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो भी है वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का सिंबल है। तो ये वही कहते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल तुम निकाल के दो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या करा, एलएन का लगा दिया। एलएन का लगाया यहाँ पे तो माइनस में ये बाय क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। और यहाँ पे एलएन को अगर मैं हटाऊंगी तो लॉग लगाऊंगी, लॉग लगाऊंगी तो इसका जो यहाँ पे 2.303 था वो बेस पे चला जाएगा। बेस पे चला गया तो अब एक एक करके सबकी वैल्यू लिखूंगी। तो ये रहा आपका एक्टिवेशन एनर्जी 209 किलो जूल है। किलो जूल को ये ध्यान रखना लिखते वक्त अगर सारी चीजें जूल में ले रहे हो तो जूल में ही लो। फिर अगला 2.303 हो जाएगा। आर की वैल्यू हमें पता होती है और साथ में जो हमारा टेम्परेचर जितना भी दे रखा है वो चीज लिख देंगे। वो लिखने के बाद हमारा आंसर जो आएगा वो मेनली किसमें आ जाएगा, एंटी लॉग, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, एक्स का जो लॉग होगा वो इधर शिफ्ट होगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। और अगर एंटी लॉग का अगर आपका वैल्यू आ रहा है तो एंटी लॉग की वैल्यू जो होगी वो इन लोगों ने दी होगी। और अगर नहीं भी दी रहती है तो आप अगर यहाँ तक भी क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो भी आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, उसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा होगा। तो अब मिलते हैं बच्चों कल के सेशन में, बिल्कुल नए वाले सेशन में, जिसमें मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही होंगी विद ईच सब्जेक्ट। तो कल हम सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के जो जितने भी
3 चैप्टर थे आई थिंक, तो उन 3 चैप्टर के ही हम जो बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होंगे वो परफॉर्म करे होंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपको सारे क्वेश्चन करने जरूरी होते हैं, वो भी एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन तो करने मस्ट ही है। तो आई थिंक आपको उस चीज की बहुत ज्यादा नीड होगी, तो वो मैं वही आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में लाऊंगी। और अगर आपको इसके अलावा किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी चैप्टर में और ज्यादा डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं वो चीज आपको डिटेल में बता दूंगी या फिर डिटेल लेक्चर उसके लिए स्पेशली प्रोवाइड कर दूंगी। उसमें आप बिल्कुल भी टेंशन मत रहना और माइंड को एकदम फ्री होके पढ़ो, एकदम खाली रख के पढ़ो कि कोई टेंशन ही नहीं है। फिर देखो कि आपके नंबर कैसे नहीं आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बिल्कुल इसी नए इंटेंशन के साथ, नए फील के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।